आदेश 23 के अंतिम नियमों पर बात हो रही थी। वहां उसने कहा था कि प्रतिनिधिवाद 3B, प्रतिनिधिवाद में कोई समझौता है, करार समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट न किया जाना, तो कोई विशेष बात ही नहीं है। क्योंकि जब आप अपने हित के मालिक ये नहीं है, बल्कि आपके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का प्रभाव प्रतिकूल रूप से दूसरे पर भी पड़ सकता है, तो फिर आपको समझौता स्वयं अकेले कर लेने की अनुमति न तो मिलनी चाहिए और ना ही मिली है। तो कॉमन सेंस की बात, आप अपने मालिक हो सकते हैं, आप अपने लिए समझौता करें, करार करें, तुष्टि किसी भी प्रकार की स्वीकार कर लें, लेकिन जब आपने जो सूट दायर किया है उसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ेगा, तो अन्य लोगों की सहमति ये तो आनी ही चाहिए। इसी बात को यहां लिख दिया गया। और 3B में प्रकार उन्होंने बता दिया कि प्रतिनिधिवाद सिर्फ उसे नहीं समझा जाएगा जिसे प्रतिनिधिवाद कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट, वैसे जो शब्द उपयोग होता है CPC में, वो तो आदेश 1 नियम 8 वहां जो सूट बताया है उसके लिए उपयोग होता है, लेकिन उन्होंने यहां ऑब्जेक्टिव तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीका हमने आपको कई बार बता रखा है कि पढ़ाई का सैद्धांतिक तरीका है। 2 तरीके हैं, एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह हुआ कि किसी परिस्थिति, विचार या व्यक्ति के संबंध में आप क्या सोचते हैं, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब यह हुए कि सैद्धांतिक रूप से, अर्थात जो वस्तु के गुण हैं या जो व्यक्ति के गुण हैं या जो विचार के गुण हैं, उनके आधार पर क्या सोचा जाना चाहिए। तो जो सोचा जाना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, वस्तु के, व्यक्ति के या विचार के गुणों के आधार पर। और जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें आप सोचते हैं। जैसे कल हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हम किसी पद को मान्यता नहीं देते, तुमने कहा तुम ना दो, तुम्हारे पद को मान्यता न देने से कोई पद की मान्यता खत्म तो नहीं हो जाएगी, वो तो रहेगी। तुम इस सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के कारण बेवकूफ ये स्वीकार किए जा सकते हो, बेवकूफ माने जा सकते हो, लेकिन इसके कारण से सैद्धांतिक रूप से पद की मान्यता खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को ढूंढते हैं या हम भगवान को पालेंगे, भैया तुम कैसे पालोगे जब तुम कुछ भी नहीं पा पाए। ठीक है, तुम अपने प्रयासों से कुछ भी नहीं पा पाए तो तुम भगवान को कैसे पालोगे। हाँ, भगवान ही तुमको पाना चाहे तो बात अलग है। और इसी बात को ऐसे भी लोग कहते हैं कि अगर आप पर परेशानी आ रही है तो ये मानकर चलिए कि भगवान की कृपा बरसने वाली है, क्योंकि कहा क्या कि सुख में, ठीक है, कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। ठीक है, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो है, लेकिन करेगा ही नहीं, सीधी बात है। तो भगवान अगर दुख दे रहे हैं तो इसका मतलब अपना सुमिरन करने का अवसर दे रहे हैं, और जो उनका सुमिरन करोगे तो उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे। तो तुमने प्राप्त किया या भगवान ने प्राप्त कराया। भाई, आपको किसने ढूंढा, किसने खुद को प्राप्त कराया, तुमने प्राप्त किया ये भगवान ने प्राप्त किया। तो इसीलिए कुछ लोगों का नहीं, जो सत्य को जानते हैं उन सबका कहना यह है कि ईश्वर को आप प्राप्त नहीं कर सकते, वही आपको प्राप्त करे, तो बात अलग है। और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, जो आप चाहते थे उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो बात ही गलत लग रही है।
लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आप बेवकूफ हैं, ठीक है, आप अहंकार से ग्रसित हैं, इसलिए ये आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम कर लेंगे। जबकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ पाने की दिशा में प्रयास कर सकते हो, मिलेगा उसी की कृपा से। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ मिला सब उसी का प्रसाद है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम तो बहुत कुछ कर रहे थे और बहुत कुछ पाने की चाह से बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। जब उसने कुछ चाहा तभी मिला, इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर आई हैव पजेंस, ठीक है, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ, ठीक है, गॉड, ठीक है, वो ब्लेसिंग है, वो आपका कृत्य नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है जो वस्तु के, विचार के, व्यक्ति के विश्लेषण से निकल रहा है, और ये बदलेगा नहीं, ये सार्वकालिक तौर पर सभी कालों में और सार्वभौमिक रूप से सत्य रहेगा। और जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी जो आपका विचार है चीजों के प्रति, वो तो बदलता जाएगा, क्योंकि तुम बदलोगे, व्यक्ति का तुम बदलोगे, मीनिंग दरबाई व्यक्ति के स्वभाव बदलेंगे। इसलिए सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी विषय के बारे में अनेकों हो सकते हैं, और हर व्यक्ति का सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है व्यक्ति, विषय और विचार के बारे में। इसी वजह से वस्तुएं, व्यक्ति और विचार सभी को अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको कोई अच्छा दिखता है और दूसरे को बुरा, ठीक है, क्योंकि दैट इज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने व्यक्तिनिष्ठ विचार से उसके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो आपको अच्छा और बुरा दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसके बारे में सोचा जाएगा तो वो जो मूल स्वभाव निकल कर आएगा, वो मूल स्वभाव सभी मानव प्राणियों का एक जैसा है। इसीलिए कानून में दो प्रकार की विधियां दिखाई देती हैं, एक जो इंटरनेशनली एक जैसी लागू होती है, जैसे समानता होनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि ये मांग सब जगह है। और दूसरा प्रकार की विधियां होती हैं जो लोकल कहलाती हैं, वो प्रत्येक देश की अपनी आवश्यकता के मुताबिक अलग अलग। जैसे हमारे यहां नैतिकता की मान्यता कुछ है, ठीक है, तो हमारे यहां नैतिकता का पालन सुनिश्चित करने वाली विधियां दूसरे ढंग की हो सकती हैं, और अमेरिका में नैतिकता संबंधी मान्यताएं कुछ अलग है। तो वहां अमेरिका में नैतिकता का पालन सुनिश्चित करने वाली विधियां कुछ अलग ढंग की हो सकती हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह मान सकते हैं कि आदेश 1 नियम 8 में जिस प्रतिनिधिवाद की चर्चा हुई है, उसके अतिरिक्त दूसरा प्रतिनिधिवाद नहीं होता। लेकिन आपकी यह मान्यता सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य ये तो नहीं बन जाएगी। प्रतिनिधिवाद अगर ऑब्जेक्टिव तौर पर डिफाइन हो तो एक ही बात निकलती है। ऐसा प्रत्येक वाद जहां आप दूसरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, यानी आपका स्वयं का हित उस वाद में तो होता ही है, लेकिन उस वाद में जिसमें आप दूसरे को अभियोजित कर रहे हैं वादी के तौर पर, उसमें स्वयं आपके हित के अलावा अन्यों के हित भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो अन्य स्वयं वाद में उपस्थित नहीं होते, उनके हित का प्रतिनिधित्व भी आप ही करना प्रारंभ कर देते हैं। जब ऐसी दशा होती है तो आप अपने ही नहीं, उन हितधारकों के, उन स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि भी बन जाते हैं जिनका प्रतिनिधित्व आप बाद में कर रहे हैं। और फिर ऐसी दशा में
आप अपने हित के संबंध में निर्णय लेने के लिए समर्थ होने चाहिए, यही ठीक लगता है। लेकिन दूसरों के हित के संबंध में आप निर्णय किस तरह करेंगे और इसका अधिकार आपको क्यों होना चाहिए? क्योंकि सभी सेम फुटिंग पर हैं। अगर आप उस ईश्वर का क्रिएशन है तो वो लोग किसी डेविल के क्रिएशन तो है नहीं, ठीक है? उन्हें भी आप ही के समान हक और हकूक होने चाहिए। और कानून न्याय करने के लिए, न्याय का मतलब है जो होना चाहिए, यही न्याय का अर्थ होता है कि जो होना चाहिए वो हो। जब जो होना चाहिए वो होता है तब हम कहते हैं न्याय हुआ, ठीक है? किसी ने आपको पीटा, उसे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिली, आप कहते हैं न्याय हुआ, ठीक है? लेकिन न्याय हुआ, इस भाव स्थिति का अगर विश्लेषण करें तो क्या हुआ? वही तो हुआ जो होना चाहिए था। इसका मतलब न्याय का अर्थ ये क्या निकला? जो होना चाहिए यदि वो हो जाए तो न्याय हुआ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? तो सीधी बात है, आपको अपने हित के संबंध में निर्णय लेने का हक यह होना चाहिए, लेकिन दूसरों के हितों के संबंध में आपको निर्णय लेने का कोई हक यह होना नहीं चाहिए। तो बस वही बात लिख दी गई आदेश 23 नियम 3B में। और वे स्थितियां, हमने कहा ना कानून मूर्खों के लिए है, क्योंकि वे मानकर चलते हैं कि या तो मूर्ख या धूर्त इसका अर्थान्वयन करेगा, क्योंकि ये है ही मूर्खों के लिए और धूर्तों के लिए। जो जागरूक हैं वे तो ये जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार का व्यवहार समाज में करना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार समाज में नहीं करना चाहिए। तुम राम और कृष्ण से कहो, वे किसी के हित का प्रतिनिधित्व कर रहे हो कि साहब समझौता कर लो, तो वे कहेंगे भाई उनसे पूछना पड़ेगा, अकेले हम मालिक नहीं है, ठीक है? भले ही हम अकेले मालिक दिखते हैं, लेकिन हम हैं नहीं अकेले मालिक, ठीक है भाई? जब भीष्म के पिता शांतनु ने 8 भीष्म के भाई गंगा के कहने पर 7 8वें तो भीष्म ही गंगा में बहा दिए, तो उनके राजपुरोहित ने खड़े होकर सवाल उठाया कि आप हत्या कर रहे हो महारानी के कहने पर। ये जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ये आपके पुत्र हैं, ऐसा ही नहीं, ये राज्य के नागरिक, और इस राज्य के कानून के मुताबिक अगर कोई हत्या करेगा किसी की भी, तो वो राजा हो महारानी के कहने पर करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हत्यारे हो और आपको हत्या का दंड मिलना चाहिए, और आप किस कारण से? महारानी के उत्प्रेरण का, दुष्प्रेरण का, ठीक है, पालन कर रहे हो। ये तरीका क्या है, ठीक है ना? तो सवाल उठाने का, और दुष्यंत ने, शांतनु ने उस बात को सुना, तो सीधी बात है, अगर कोई जस्टिफाइड आदमी होगा उसे कानून की क्या जरूरत? वो तो वैसे ही मान लेगा, खुद ही कहेगा। शांतनु उतने बढ़िया आदमी नहीं है, ठीक है, लेकिन भरत ज्यादा बढ़िया आदमी। राम को वन से लाकर वापस करेंगे, फैसला तो खुद भी कर सकते थे अकेले, राजा तो स्वीकारी, भाई राजा तो घोषित हो ही गए थे, दशरथ तो राजा घोषित करके मरे थे, लेकिन उन्होंने सभा बुलाई, सबका विचार लिया इस विषय पर क्या करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अच्छा आदमी, उसे कानून की जरूरत नहीं है, या तो मूर्ख को जरूरत है जिसे पता ही नहीं। इसकी बात कौन कर रहा है? प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा की जरूरत है जो लोगों को यह बता सके कि उन्हें किस लिए दुनिया में ईश्वर ने भेजा है। और वो कहता है कि अव्वल तो आदमी अपने अज्ञान के कारण ये जानता नहीं कि उसे ईश्वर ने क्यों भेजा है, और वो कहता है कि अगर कुछ खुशकिस्मत जान भी ले कि उन्हें ईश्वर ने क्यों भेजा, तो उनके अपने स्वार्थ उन्हें वो करने नहीं देते जिसे करने के लिए ईश्वर ने उन्हें भेजा है। तो उनकी भूमिका का सम्यक निर्वहन हो,
इसके लिए राजा की जरूरत है। तो या तो मूर्खों के लिए, धूर्तों के लिए ही तो हमेशा से स्वीकार्य तथ्य। तो या तो मूर्ख प्रतिनिधिवाद के तौर पर, प्रतिनिधिवाद संसद करने पर वादी के तौर पर न्यायालय के समक्ष होगा, और या धूर्त, और जो पीओ महोदय होंगे वो भी दोनों में से एक ही होंगे। तो या तो वो पैसे लेकर, उन स्थितियों में जब वास्तव में प्रतिनिधि के तौर पर वादी को कोई हक नहीं होगा दूसरों के हितों के बारे में समझौता करने का, यह करार करने का, यह तुष्टि अभिलिखित करने का, तब भी, और यह अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कर देंगे। इसीलिए अधिनियमित फॉर्म में उन्होंने बता दिया कि कौन सी स्थितियां प्रतिनिधिवाद की मानी जाएंगी, और दोनों बातें उन्होंने 3B में लिखी। आप देखें, कहता है 3 नियम 1, ठीक है, नियम 3 उपनियम 1 कहता है प्रतिनिधिवाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की ऐसी इजाजत के बिना जो कार्यवाही में अभिव्यक्त रूप से अभिलिखित हो नहीं किया जाएगा, और न्यायालय की इस प्रकार से अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया ऐसा कोई करार या समझौता शून्य होगा। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया शून्य होगा अगर न्यायालय की इजाजत के बिना आपने किया। और न्यायालय की इजाजत मीनिंग देयर बाय सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है ना। न्यायालय की इजाजत का मतलब विचारण न्यायालय नहीं हुआ, न्यायालय शब्द लिखा है, तो न्यायालय शब्द वो भी हुआ जो विचारण का न्यायालय है, न्यायालय शब्द वो भी हुआ जो अपील का न्यायालय है, और न्यायालय शब्द वो भी हुआ जो सर्वोच्च न्यायालय है। और फिर कहीं तो आपको विश्वास रखना ही होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय तक ये विश्वास किया जा सकता है कि समझौता न्यायालय ने उन्हीं वादों में करने की इजाजत दी होगी जिनमें वाकई होना चाहिए, ठीक है ना। प्रतिनिधिवाद में भी इसीलिए न्यायालय शब्द का प्रयोग किया, कोई विचारण न्यायालय, अपील न्यायालय, कुछ नहीं, ठीक है। तो और अगर न्यायालय की इजाजत नहीं तो शून्य होगा, ठीक है। फिर कहता ऐसी इजाजत मंजूर करने के पूर्व न्यायालय ऐसी रीति से सूचना जिसे वह ठीक समझे ऐसे व्यक्तियों को देगा जिसके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि वे बाद में हेतुबद्ध न्यायालय पर भी पूर्ण विश्वास नहीं। क्योंकि वही बात है, कहने को अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जो इनफैक्ट होता है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो इनफैक्ट होता है, जो इनफैक्ट होता है वो कही गई बातों से अलग होता है। कि कुछ बड़े ईमानदार लोग कल बता रहे थे राम मंदिर चढ़ावा, चोरी हो, ये वो। हमने, तुम्हें हक है बोलने का, पहले तो ये बता दो। सिर्फ तुम्हारे खिलाफ चोरी की FIR नहीं इसलिए तुम ईमानदार हो, ठीक है। तुम्हारे खिलाफ सिर्फ चोरी की FIR नहीं है सिर्फ इसीलिए तुम ईमानदार हो, ठीक है। वो गाना चलता ना फिल्म में कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो जरा ढूंढ के दिखाओ, सिर्फ पापी के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं हुए तो तुम पुण्यात्मा हो, ठीक है। इनफैक्ट जो होता है उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपसे कहा जाए सर्विलियंस करिए, तो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, और फिर देखोगे जब स्थितियां ठीक तो ढिलाई आना शुरू हो जाएगी, नहीं करोगे सर्विलियंस। ये एक की नहीं सबकी बात है, एक की नहीं बात है, ये सबकी। और वो भी जब कुछ करने का दायित्व तो निकट के लोगों को मिला, जैसे हमने आपसे कहा कि अमुक काम करना, और आपके काम का पर्यवेक्षण, सुपरविजन हम 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, और फिर देखेंगे काम ठीक से हो रहा तो लापरवाह हो जाएंगे, अरे ठीक ही हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए मिलिट्री में जो ड्यूटी फ्रंट पर है, सीमा पर है, जहां बिल्कुल ट्रिगर पे उंगली है और लगातार निगाह सामने, वहां 2 घंटे ड्यूटी होती है, 2 घंटे से ऊपर नहीं होती, सिर्फ 2 घंटे। और उस 2 घंटे की ड्यूटी भी बड़ी कठिन है, क्योंकि सीधे लगातार देखना है, तो आसान नहीं है चीजें। तो आपका न्यायालय ठीक ही करेगा, ये माना जाता है,
ठीक है, और मान्यताएं तथ्यों को नहीं बदल सकती। तथ्य अपनी जगह रहेंगे, मान्यताएं कुछ भी हो जाएं, ठीक है, तथ्य नहीं बदलते मान्यताओं से। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति भगवान है, वो तो नहीं जाता, वो उन्हीं मानवीय दुर्गुणों से युक्त रहता है। हाँ, ये ठीक है कि जब हम किसी को भगवान की मान्यता दे देते हैं तो उसे भी कुछ तो शर्म लगती ही है, और कुछ तो वो भगवान की तरह व्यवहार करना शुरू ही करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को भगवान की मान्यता देते हैं। वैसे तो भगवान नहीं वो, लेकिन वो ये जानते थोड़ी ना है कि वो भगवान है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन तुम्हारी मान्यता की कोई जरूरत नहीं, फिर तो वो है ही, और फिर वो उसी ढंग से व्यवहार करेंगे भी। हमने बच्चे की शिक्षा जब शुरू की, उस आश्रम क्या कहा, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को हमने मूर्खों की तरह एक पर्टिकुलर चीज से उसे जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ, जो ब्रह्म की तरह चर्या करे, ठीक है, जो ईश्वर की तरह रहे, वो है ब्रह्मचारी। ठीक है, हमने मूर्खों की तरह उसे एक विशेष तथ्य स्थिति से जोड़कर रख दिया। तो शब्दों के अपने प्रभाव हैं, आपकी मान्यताएं किस विषय पर क्या हैं, इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी मान्यताएं कुछ भी हो जाए, जो तथ्य स्थिति है वो बदलती नहीं है। और तथ्य स्थिति ये कि न्यायालय में आदमी बैठेगा, तथ्य स्थिति ये है, और आदमी उतना ही घमंडी, उतना ही मूर्ख, उतना ही धूर्त, उतना ही चोर, उतना ही कपटी और जलील होगा, ठीक है, जितने आप हैं। यानी वादी और प्रतिवादी और न्यायालय, इसकी मानसिक दशा में बहुत अंतर नहीं होगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उन्हें क्या मानने लगे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन मान्यताओं से भगवान बनाए गए व्यक्ति के कार्य संचालन के लिए नियम अलग से बनाने पड़ेंगे, और यह कहना पड़ेगा कि तुम अपनी मान्यताओं के मुताबिक नहीं चलोगे। जब उस जगह बैठोगे, आप इस कानून के मुताबिक चलोगे जो बताया जा रहा है। और कानून उसे बनाने के विभिन्न तरीके हैं, वो हम लोग जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि कानून आत्मा की आवाज भी है, कानून विवेक का निर्देश भी है, और ये सारी चीजें ईश्वरीय तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए विधि के रूप में जो नियम प्रचलित है उसमें निश्चित रूप से ईश्वरीय अंश होगा, और उसी के मुताबिक आपको चलना है। इसलिए न्यायालय से अपेक्षा की गई कि आप उसे सूचना देंगे, उसे सूचना दिए बिना अपनी कोई इजाजत आप नहीं देंगे, ठीक है, जिसके हित पर प्रभाव समझौते का आना है, उसे आप सूचना देंगे। हाँ, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना किस ढंग से दी जाए उसे तय करने का हक आपका रहेगा। क्योंकि सीधी बात है, बहुत सारे लोग हैं जिनके हितों पर प्रभाव पड़ना है, तो अखबार में छपाया जाना चाहिए, टीवी पर आना चाहिए, रेडियो पर प्रसारित होना चाहिए। एक आध पर पढ़ना है तो सम्मन भेज देंगे, नोटिस भेज देंगे, और यह स्थिति आप ही को पता लग सकती है बेहतर ढंग से कि इस पर्टिकुलर मामले में मोड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या अपनाया जाना चाहिए। दैट इज वाई यहां लिखा गया कि सूचना आप देंगे, और सूचना का तरीका, सूचना देने का तरीका कौन सा होगा, वो होगा जो आप उचित समझें, ठीक है, उसके मुताबिक सूचना देंगे, बट इंफॉर्मेशन देंगे आप। और नहीं दी तो फिर इजाजत है ये माना ही नहीं जाएगा। भाई, इजाजत तो आप उसी ढंग से देंगे जिस ढंग से इजाजत देने की अनुज्ञा कानून से आपको मिली है, और अगर इजाजत आप उस ढंग से नहीं देंगे तो आपने इजाजत दी है माना क्यों जाए। और अगर आपने इजाजत नहीं दी तो फिर मसला क्या है, समझौता, करार या तुष्टि शून्य है, प्रतिनिधिवाद में कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कानून बहुत रीजनेबल है, वो ऐसे इनेक्ट होता है कि अगर उसका पालन होगा तो स्थिति एकदम ठीक निकल कर आएगी। ठीक है, आगे कहता है ऐसी इजाजत मंजूर, वो तो हो गया।
अच्छा, स्पष्टीकरण, इस नियम में प्रतिनिधिवाद से अभिप्रेत है। अब उसने स्थितियां बतानी शुरू की कि व्हाट इज इंटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, कहता है धारा 91 या धारा 92 के अधीन बात, जो हम लोग धारा 91 92 देखेंगे तो वहां ट्रस्ट, इससे संबंधित बात। ये ट्रस्ट शब्द बड़ा अनोखा है, बड़ा यूनिक है। ट्रस्ट माने भी विश्वास होता, कहते क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, विश्वास का आपराधिक भंग। ठीक है ना, क्योंकि न्यास क्या है? विश्वास। न्यास को जब डिफाइन करते हैं, कहते न्यास क्या है? न्यासकर्ता का न्यासियों पर अभिव्यक्त किया गया विश्वास, यह है न्यास। ठीक है, तो ट्रस्ट का भी संबंध विश्वास से है, ट्रस्ट का भी अर्थ विश्वास है, और बिलीफ इसका भी अर्थ विश्वास है, और फेथ इसका भी अर्थ विश्वास है। लेकिन तीनों स्थितियों में बहुत अंतर है। आप जब बिलीव करते हैं किसी पर, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं मालूम होता उस बात के बारे में, जिस बात पर आप बिलीव कर रहे हो। आप उस बात पर बिलीव सिर्फ इसलिए कर लेते हो क्योंकि आपका बिलीफ उस पर है जो उसे कह रहा है। आपका बिलीफ उस पर है। डॉक्टर कहता है ये दवा फायदा करेगी, आपका विश्वास डॉक्टर पर है, दवा पर नहीं है। ठीक है, ये बिलीफ है, और इसमें आपकी व्यक्ति विचार या वस्तु के संबंध में जानकारी शून्य है। आप सिर्फ उस व्यक्ति विचार या वस्तु के स्रोत पर विश्वास करके उस व्यक्ति विचार या वस्तु पर बिलीव कर रहे हो। और जबकि फेथ तो बिल्कुल अंधा होता है। कहते हम उन पर फेथ करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। मेरा फेथ है उन पर, आपको उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। फेथ तो बिल्कुल अंधा है। बिलीफ में कम से कम जिसकी बात के आधार पर आप संबंधित व्यक्ति वस्तु या विचार पर विश्वास कर रहे हो, उसका पूर्व इतिवृत्त, ठीक है, उसका पूर्व, उसकी जो पहले का इतिहास है, उसका जो पहले का व्यवहार है आपके साथ, उसके आधार पर आप उस पर विश्वास कर रहे होते हैं। और चूंकि उसने वो चीज दी, डॉक्टर साहब से आज तक जब दवा ली फायदा की है, इसलिए डॉक्टर साहब की दी गई दवा पर विश्वास करो, तो बिलीव तब भी कुछ ठीक है। फेथ तो बिल्कुल अंधा है। और देखिए, चीजें अपने में अच्छी नहीं है, चीजें अपने में बुरी नहीं है। फेथ किस पर करें आप, इस पर निर्भर करेगा कि फेथ आपके साथ क्या करेगा, अच्छा या बुरा। फेथ तो एक टूल है। ठीक है, फेथ तो एक टूल है। आप अगर छत पर चढ़ोगे सीढ़ी से, तो उसी से तो नीचे उतरोगे। ये जिस सीढ़ी से आप नीचे उतरे, उसी से तो ऊपर चढ़ोगे। जिस आंख से आपने गंदी चीजें देखी, उसी आंख से तो अच्छी चीजें देखोगे। ठीक है, इंद्रिय, विचार, व्यक्ति, वस्तु, ये बुरा थोड़ी है ना अच्छा है। ये तो आप क्या उपयोग कर रहे हो। फेथ किस पर करना चाहिए, इसके लिए भगवान ने डिस्क्रिशन, विवेक दिया है आपको। जिस पर करिए उस पर करिए। अर्जुन कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा सारथी चाहते हैं जिस पर हम खुद को छोड़ सकें पूरी तरह, जिस पर हमें पूर्ण विश्वास हो कि वो जहां हमें ले जाएगा ठीक ले जाएगा, क्योंकि हम अपना संपूर्ण ध्यान युद्ध में लगाना चाहते हैं। इसमें नहीं लगाना चाहते कि यहां ले चलो वहां ले चलो, ऐसे बचाओ वैसे बचाओ। सारथी को हम इंस्ट्रक्शन दें, ये स्थिति हम नहीं चाहते हैं। हम पूरे मनोयोग से लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसे सारथी की जरूरत है जिस पर हमें फेथ हो। तो अर्जुन डिस्क्रिशन का सही उपयोग कर रहा है, तो परिणाम गुणकारी है। और आप सही उपयोग नहीं करेंगे तो परिणाम गुणकारी हो ही नहीं सकते। तो फेथ
इसका उपयोग आप क्या करेंगे ये अलग बात है, लेकिन फेथ हमेशा अंधा है। ट्रस्ट ये बड़ा पवित्र सा और बड़ा अनोखा शब्द है। न्यास या ट्रस्ट ये आपको व्यक्ति पर तब पैदा होता है जब आप व्यक्ति को पूरी तरह जान लेते हैं। इसलिए जिस पर ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को हिला पाना आसान नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन शायद बहुत प्रयास करना पड़ेगा तभी मिट सकता है। बच्चे को कुछ नहीं मालूम, जब पिता या माता बच्चे की हत्या करती हैं, ठीक है, तो कानून बहुत सख्त है, फांसी देने पर स्थिति आ जाती है। उसका ट्रस्ट है तुम पर, तुम उसे जहां ले जाओगे वो बिना कोई सवाल उठाए, सवाल उसके दिमाग में भी नहीं आएगा, आपके साथ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का विश्वास भंग ये बेहद नीचतम स्थिति है। यही स्थिति उनकी है जिन लोक सेवकों के हाथ में हम जाते हैं, जैसे पुलिस, अस्पताल के कर्मचारी, रिमांड होम, कभी आप देखेंगे कानूनों में इनके लिए अलग से व्यवस्था है। उनका आम आदमी ये काम करेगा इतनी सजा, और इन्होंने कर दिया तब भैया ये तो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट भी विश्वास का द्योतक है, लेकिन ट्रस्ट अलग ढंग के विश्वास का द्योतक है। ठीक है, तो सेक्शन 91 और 92 सीपीसी पर जब हम पहुंचेंगे, कभी कभी हमारा मूड वैसा होता है फिलोसॉफिकल, तब हम शब्दों की व्याख्या बताते हैं बाकी। ठीक है, तो जब सेक्शन 91 या 92 इसकी बात हम करेंगे सीपीसी में, तो वहां देखेंगे कि ट्रस्ट का कामकाज, लोग ट्रस्ट बनाते हैं इसलिए कि हमारे बाद अमुक उद्देश्य की पूर्ति होती रहे, और उसके कारण से वे उन व्यक्तियों पर विश्वास व्यक्त करते हैं जिन्हें न्यासी कहते हैं, ये मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे। और वे अगर विश्वास का भंग कर रहे हैं तो वाकई उनके साथ बहुत कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। तो कई बार न्यास के कामकाज से संबंधित मुकदमे अदालतों के समक्ष आते हैं, जैसे न्यासी को गलत ढंग से हटा दिया, न्यासी ने दुरुपयोग किया संपत्ति का। ठीक है, ये सारे मामले चलते हैं। जैसे आपके जो यूनिवर्सिटी शाहजहांपुर बनी, इसका भी मामला यही चल रहा है, क्योंकि जिन सज्जन का हम नाम क्यों लें, जिन्होंने दान की बताई जाती है संपत्ति, वो उनकी कहां है? वो तो ट्रस्ट की थी। आप कौन होते थे दान करने वाले? दान करते अपनी व्यक्तिगत, इससे दान की शुचिता सुनिश्चित नहीं हो जाती कि उससे लोकहित का साधन हो रहा है। ये ठीक है कि लोकहित का साधन हो रहा है, तो आपका दोष कम नहीं होगा। हां, सजा जब आपको दी जाएगी तो इस तथ्य का ध्यान में रखा जाएगा कि आपने किस पर्पस के लिए नियमों का उल्लंघन किया। लेकिन नियम का उल्लंघन हुआ ये तो है ही है, किस उद्देश्य से हुआ, इससे आपकी सजा, इस पर फर्क आएगा। आपके खुद के लिए क्या ज्यादा सजा, लोकहित के लिए क्या कम सजा। ठीक है, तो इसी आधार पर तो पहले भी न्याय होते रहे। जो अन्याय दिखता है वो भी इसी आधार पर क्षम्य हुआ कि भाई ठीक है, व्यक्ति ने अपने लिए थोड़े किया। जैसे कृष्ण ने खड़े होकर कहा कि कुछ नहीं, कर दो, मारो इसे, ना हो इसके पास हथियार तो क्या है, और हमने उन्हें भगवान कहा। ठीक है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत हित नहीं है उसमें, कारण उनके पक्ष में खड़ा है जो मानव संस्कृति के, ठीक है, मानव मूल्यों के विरोधी हैं। उन्होंने कहा मारो इसे, ना हो इसके पास हथियार क्यों नहीं लेता, दूसरा लेना, कितने रोका इसे, हम समय क्यों दें, और हमने उन्हें भगवान कहा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने किस उद्देश्य से नियम का उल्लंघन किया, इससे आपकी सजा पर फर्क आएगा।
बाकी तो नहीं आएगा। आपने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी उठाई, दान कर दी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी गई। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमे आते हैं, तो वहां आप प्रतिनिधित्व जो करते हैं, आप मुकदमा तो आप लाएंगे, प्रतिनिधित्व किसका करेंगे? बेनिफिशियरीज का, जिन्हें उस ट्रस्ट से फायदा मिलने वाला था, प्रतिनिधि। आप प्रतिनिधि के तौर पर ही वो मुकदमा करते हैं। इसलिए यहां लिखा उन्होंने 91 और 92 के अधीन वाद, इसमें इसे रिप्रेजेंटेटिव सूट ही मानेंगे। आदेशिक नियम 8 में तो रहेगा ही रहेगा, वो तो ही है। ठीक है, फिर कहता है वह वाद जिसमें हिंदू अभिव्यक्त कुटुंब का कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए चलाता है या उसके विरुद्ध चलाया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदू लॉ तब देखेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें जो कर्ता प्रमुख कौन होगा? कर्ता। लेकिन कर्ता जो होगा उसकी नहीं है सारी संपत्ति जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है, वो तो मैनेजर की पोस्ट पर है। इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के संपत्ति के लिए यदि मुकदमा आ गया तो वो कौन होता है? समझौता करने वाला, अकेला। ठीक है ना? तो इसे प्रतिनिधिवाद माना जाएगा और प्रतिनिधिवाद के तरीके से ही इसमें समझौता हो पाएगा। फिर कहता है कोई अन्य वाद, कोई भी अन्य वाद जिसमें पारित डिक्री इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो वाद में पक्षकार के रूप में नामित नहीं है आबद्ध करती है। ठीक है? और हमने आपसे कई बार कहा कि जब बेयर पढ़ा जाता है तो हमारी जो आवाज है वो ऊपर नीचे होती है, और ऊपर नीचे होने के आधार पर उसका अर्थ ये स्पष्ट होता है। ठीक है? इसलिए आवाज का अपना ही महत्व है, और आप देखेंगे इस आवाज के महत्व को आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई सस्वर जैसे करना चाहिए वैसे मंत्रों का पाठ कर रहा हो और आप बैठ के सिर्फ आंखें बंद करें और सुने, तो आपका ध्यान लगेगा, आप मेडिटेटिव पोजीशन में जाएंगे और आप उन लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड उठेंगे जो उनका पाठ कर रहे होंगे, उनसे ज्यादा ब्लेस्ड आप होंगे। ठीक है? तो वॉइस की अपने प्रभाव हैं उसके। तो बेयर पढ़ने का तरीका, अगर आप ऐसे ही पढ़ लो तो समझ भी नहीं आता जैसे आप पढ़ते हो। उसने कहा कि ऐसा कोई भी वाद है जिसमें पारित डिग्री किसी ऐसे व्यक्ति को आबद्ध कर देती है जो उस वाद में पक्षकार के रूप में नामित नहीं है। अगर वाद में पक्षकार के रूप में नामित होता तो ये तो वादी होता है, प्रतिवादी होता है, और वादी होता तो वाद पत्र के रूप में, प्रतिवादी होता तो लिखित कथन के रूप में अपनी बात न्यायालय के समक्ष कहता। वो तो है नहीं, पक्षकार के रूप में नामित ही नहीं, वो तो उसके हित का प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है। और इसमें पारित डिग्री या तो CPC के प्रभाव से या तो समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को आबद्ध कर देगी जो वाद में पक्षकार के रूप में नामित नहीं है। तो सीधी बात है, इसे प्रतिनिधिवाद माना जाना चाहिए और न्यायालय को इस वाद में समझौता, तुष्टि या करार अभिलिखित करने से पूर्व इस व्यक्ति को उस माध्यम से जिसे न्यायालय उचित समझे सूचना भिजवानी चाहिए। और फिर अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करता है कि सूचना भिजवाने के लिए सूचना भिजवाई जाएगी, ये तो नहीं होता भाई। कोई भी काम दुनिया में होता है तो सोद्देश्य होता है ना। सूचना भिजवाने के लिए सूचना तो नहीं भिजवाई जाएगी, सूचना भिजवा दी बात खत्म। अरे भाई सूचना भिजवाई तो उसकी बात सुनो, वो जो कहे वो अगर ठीक हो तो मानो, ना ठीक हो तो मत मानो। ये हुआ ना सूचना भिजवाने का उद्देश्य। तो सूचना भिजवाकर उसके ऑब्जेक्शन पर विचार करके फिर इजाजत देने के संबंध में न्यायालय कोई निर्णय लेगा, और यदि इससे अन्यथा इजाजत दी जाएगी तो इजाजत दी गई ये माना नहीं जाएगा, और बिना इजाजत प्रतिनिधिवाद में अगर समझौता, करार या तुष्टि अभिलिखित की गई है तो वो शून्य है। और समझौता, करार या तुष्टि अगर शून्य हो गई तो डिग्री शून्य हो गई, तो डिग्री तदनुसार पारित होगी समझौता, करार या तुष्टि के मुताबिक। तो फिर सारा मामला ही शून्य हो गया। ठीक है? आगे डिग्रियों के निष्पादन की कार्रवाइयों को यह आदेश लागू नहीं होता। ठीक है ना? ये लागू नहीं होता डिग्रियों के निष्पादन की कार्रवाइयों।
क्योंकि डिग्रियों के निष्पादन के संबंध में जो भी व्यवस्था होगी वो सब आदेशिक केस। कुछ लागू भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल रूल यही है, इसलिए अधिकांश जगह यही बोल दिया जाता है कि जो कुछ होगा वो आदेशिक केस। तो इसलिए ये आपका आदेश 23 हुआ। अब हम लोग इंटरिम ऑर्डर्स, इन पर बात करेंगे। और हमने कल भी कहा कि इंटरिम ऑर्डर्स के लिए 6 आदेश सीपीसी में, 24, 25, 26, 38, 39, 40। ये 6 आदेश हैं जो अंतरिम आदेशों को पारित करने के संबंध में जानकारी देते हैं। देखिए, 2 शब्द हैं, अंतरिम आदेश और अंतर्वर्ती आदेश। अंतरिम आदेश की अंग्रेजी होती है इंटरिम ऑर्डर्स, इंटरिम, और अंतर्वर्ती आदेश इसकी अंग्रेजी होती है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। ठीक है ना। ये शब्द भी बड़े दुख देते हैं, जब आप एलएलबी में होते हैं तो बड़े दुख देते हैं ये शब्द। और कचहरी में आप चले जाएंगे तो वहां भी बहुत दुख देते हैं। 90% लोग तो 80 से 90% लोग इनके अर्थ नहीं जानते। ठीक है, इनके अर्थ नहीं जानते, मीनिंग दरबाई सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारणा नहीं करते। और ये भी 85% लोग जानते, 80-30% तो कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो इन्हें समझ लेना चाहिए ये ऐसी चीजें। और हाँ, और एंटीसिपेटरी इसका तो मतलब ही नहीं। इंटरिम क्या है, इंटरलोकेटरी क्या है और एंटीसिपेटरी क्या है, ये तीनों बातें अलग अलग हैं। और तीनों बातों का एक ही अर्थ वहां 80% लोग जानते हैं, बाकी तो तबाही सही है। तो इंटरिम ऑर्डर बड़ा शब्द है, जो कुछ हमने समझा है उसके मुताबिक इंटरिम ऑर्डर बड़ा शब्द है। इंटरलोकेटरी उसके अंतर्गत आता है, यानी इंटरलोकेटरी ऑर्डर आवश्यक रूप से इंटरिम ऑर्डर होगा, लेकिन इंटरिम ऑर्डर आवश्यक रूप से इंटरलोकेटरी हो ये जरूरी नहीं है। इंटरिम ऑर्डर अंतर्वर्ती आदेश, वो सॉरी अंतरिम आदेश, ठीक है ना। इंटरिम ऑर्डर मीनिंग देयर बाय अंतरिम आदेश, आदेशों की उस श्रेणी को कहा जाता है जिसे 2 प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, अंतरिम आदेश को अगर हम समझ सकते हैं तो 2 प्रकार से समझा जा सकता है। एक अंतरिम आदेश स्थिति के मुताबिक, ठीक है, स्थिति के मुताबिक अंतरिम आदेश क्या है। स्थिति के मुताबिक अंतरिम आदेश का मतलब यह हुआ कि वो आदेश जो न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक या वाद के अंतिम निस्तारण तक ही प्रभावी रहना है, या तो न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक, आज उन्होंने कुछ कहा कल कुछ और कह देंगे, ठीक है ना, परसों कुछ और कह देंगे। तो या तो अग्रिम आदेशों तक उसे प्रभावी रहना है, और या वाद के अंतिम निस्तारण तक, जब तक मुकदमा चल रहा तब तक वो प्रभावी, उसके बाद उसका जीवन नहीं है। ठीक है, तो अगर स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंतरिम आदेश का मतलब हुआ अस्थायी आदेश। ठीक है, अस्थायी आदेश, नॉट फाइनल, यानी जो अंतिम नहीं है। ठीक है, और जब अंतिम नहीं तो एक से अधिक अंतरिम आदेश ये भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉट फाइनल, न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक चुकी है तो अस्थायी। अस्थायी आप कहते हैं, अब आप कहेंगे अस्थायी और नॉट फाइनल ये भी एक ही बात हुई, नहीं हुई। अस्थायी जब आप कहते हैं तो प्रतिध्वनित ये होता कि मानो एक ही पारित होगा, और जब आप कहते हैं नॉट फाइनल तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये इससे ध्वनित होता है कि एक से अधिक भी हो सकते हैं। और इसीलिए बेंथम कहता है कि जो जुरिस्ट है, जो लायर की परिभाषा में आ रहा है, वो इंजीनियर ऑफ द वर्ड्स है, वो शब्दों का
इंजीनियर है, ठीक है ना, क्योंकि शब्द से क्या निकल रहा है ये पूरी तरह समझना होता है कानून में। तो जब आप नॉट फाइनल कहते हैं तो अलग बात ध्यान में आती है, और जब आप अस्थायी कहते हैं तब अलग बात ध्यान में आती है। दोनों बातें अलग हैं। इसलिए आप एक बात नहीं समझ सकते, ये स्थिति को दो, ठीक है, स्थिति के दो तक हैं, ये शब्द कहते हैं स्थिति के दो तक है, सिचुएशन क्या है ये बता रहे हैं। और जब इंटरिम ऑर्डर को आप एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, विशेषण के तौर पर उसका उपयोग होता है, तो उसका मतलब है औपबंधिक, प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? काम चला। आप प्रोविजनल डिग्री निकलवा के लाते हैं, ठीक है, वो औपबंधिक, फिलहाल काम चल रहा है, अंतिम रूप से इसे नहीं रहना है, ठीक है। तो प्रोविजनल ये मतलब निकलता है जब उसका विशेषण के तौर पर उपयोग होता है, ठीक है। तो इंटरिम ऑर्डर स्थिति के तौर पर भी बोला जा सकता है, जैसे वहां कहते हैं न्यायालय ने इंटरिम, अरे ये तो इंटरिम ऑर्डर है, वहां से बोलते हैं। तो इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या है? ये फाइनल थोड़ी है, ठीक है, स्थिति के मुताबिक उसने ये बात कही है, ठीक है, स्थिति के मुताबिक। और औपबंधिक यानी विशेषण के तौर पर जब कहेंगे, उनका अस्थायी तौर पर तुम्हें रोका जाता है, ये काम नहीं करोगे, ठीक है। तो काम की विशेषता बताई, इस काम को नहीं करोगे, ठीक है ना। तो विशेषण के तौर पर भी इसका उपयोग होता है, लेकिन ये नॉट फाइनल, अस्थायी है, नॉट फाइनल है, ये इसकी विशेषता है इंटरिम की। और इंटरिम को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरिम, ठीक। दूसरा इंटरलोकेटरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्वर्ती। अंतर्वर्ती जो आदेश होता है आवश्यक रूप से अंतरिम है, आवश्यक रूप से, क्योंकि अंतरिम की सारी विशेषताएं इसमें मिलेंगी, ठीक है ना। ये भी स्थिति के मुताबिक होगा, ये भी विशेषण के मुताबिक होगा, ये भी नॉट फाइनल होगा, ये भी अस्थायी होगा, ये भी औपबंधिक होगा, सारी बातें। लेकिन एक मामले में ये इंटरिम से अलग हो जाता है। इंटरलोकेटरी का मतलब होता है वाद की विषय वस्तु के संबंध में पारित आदेश, वाद की विषय वस्तु के संबंध में, यह इसकी विशेषता है। और आपने लिखना शुरू किया और बस आपने सिर्फ इतना लिखा, एग्जामिनर का मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, उसे लग जाता है कि आप जानकार आदमी हैं, ठीक है। अब आगे भले ही तुमने घास काट दी हो, ठीक है, फिर भी उसका एक विश्वास जमता है कि नहीं, बात तो बड़ी गहराई के साथ लिखी गई है, इसका मतलब आदमी तो ठीक ही होना चाहिए। तो इंटरलोकेटरी का मतलब हुआ कि उस आदेश का संबंध वाद की विषय वस्तु से है, लेकिन वाद की विषय वस्तु के संबंध में जो कुछ डिसाइड किया गया है वो सिर्फ अस्थायी है। उस विषय वस्तु के संबंध में अंतिम निर्धारण कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वाद की विषय वस्तु, उसी के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण, वाद की जो विषय वस्तु होती है, अरे मुकदमा चलता क्यों है? मुकदमा तो इसीलिए चलता है क्योंकि वाद की विषय वस्तु के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम अवधारण करना होता है, ठीक है। मुकदमे में पहाड़ गिर तोड़ा जाएगा क्या? लाठी चलेगी क्या? क्या होता है? Whatever the court will do in a litigation, वो क्या है? फाइनल सेटलमेंट ऑफ द राइट्स। किसके? पार्टीज के। किसके संबंध में? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, जो बात की विषय वस्तु है उसके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का जो अंतिम अवधारण है वही तो होना है मुकदमे में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस दिन मुकदमा दायर हुआ और जिस दिन मुकदमा निर्णीत होगा, मीनवाइल ये जो समयावधि है दायर होने से लेकर निर्णीत होने तक, ये जो बीच की अवधि है, जिसे कानून की भाषा में पेंडेंसी ऑफ द सूट
का टाइम कहा जाता है, वाद की लंबिता अवस्था यह बोला जाता है। उस वाद की लंबिता अवस्था में वो सूट प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट बचे तो, अगर बची ही ना, ठीक है, अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नष्ट कर दी गई पक्षकारों के द्वारा, तो जो जीतेगा उसे क्या खाक मिलेगा। और न्यायालय काहे के लिए बना? टू डू जस्टिस। और टू डू जस्टिस इसके क्या अर्थ हो सकते हैं? ठीक है, टू डू जस्टिफाइड, और यदि कुछ अनजस्टिफाइड अनौचित्यपूर्ण किया गया है तो उसे अनकिया कर दे। ठीक है, अनकिया कर दे मीनिंग देर भाई, ऐसा कुछ व्यवस्था कर दे कि उसका जो प्रभाव करने का हो वो खत्म हो जाए। ठीक है ना, अनकिया ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि किया इसका क्या मतलब है, आपने इच्छित प्रभाव को उत्पन्न कर दिया। अभी तो आप कहते हो कि काम कर दिया, काम कर दिया तो क्या कर दिया तुमने, इसका मतलब यह हुआ कि इच्छित और आशयित प्रभाव को आपने उत्पन्न कर दिया, काम कर दिया। और अगर हमने इच्छित और आशयित प्रभाव को नष्ट कर दिया तो हमने किया अनकिया कर दिया, हमने किया अनकिया कर दिया। तो न्यायालय इसी के लिए संगठित किए गए कि न्याय करें। न्याय करें मतलब जो औचित्यपूर्ण हो वो करें, और जो यदि कुछ अनौचित्यपूर्ण हो गया है तो उसे अनकिया कर दें। इसके लिए बने न्यायालय। और वो उचित करें, इसके लिए उस चीज का बना रहना जरूरी है जिसके बारे में उचित करने का निर्देश उन्हें कानून से मिला है, या जिसके बारे में उन्हें उचित करना चाहिए वो चीज तो बनी रहे, नहीं तो करेंगे हक। और यदि उनके बारे में कुछ गलत कर दिया गया है तो उसे अनकिया करने की ताकत भी उनमें होनी चाहिए। और वो उचित जो करेंगे या अनुचित को अनकिया करेंगे वो तो फाइनली करेंगे जब मुकदमा पूरी तरह सुन जाएगा, तभी तो करेंगे। लेकिन तब करने के लिए बचे तो, जब तक अगर बची ही ना तो फिर क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, इसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए यदि किसी इंटरलोकेटरी ऑर्डर की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा ना कि इंटरलोकेटरी अंतरिम से जो अलग हो जाता है वो एक ही पॉइंट पर होता है कि इंटरलोकेटरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का उदाहरण करता है। अंतरिम के साथ यह जरूरी नहीं है। अंतरिम सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का उदाहरण नहीं करता, बल्कि अंतरिम सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का उदाहरण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यदि उसने कर दिया तो इंटरलोकेटरी प्लस इंटरिम यह हो जाएगा, इंटरिम प्लस इंटरलोकेटरी हो जाएगा। और अगर उसने सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का उदाहरण नहीं किया तो वो सिर्फ इंटरिम रहेगा। ठीक है ना, तो इंटरिम ऑर्डर्स जो पक्षकारों के अधिकारों के अवधारण से कोई मतलब नहीं रखेंगे, वो मुख्यतः 24, 25 और 26। ठीक है, और जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट उससे संबंध रखेंगे वो मुख्यतः 38, 39 और 40। ठीक है, ये 6 प्रकार के आदेश हैं जिन्हें अंतरिम या अंतर्वर्ती कहा जाता है। और आप देखेंगे आदेश 39 नियम 1 व 2 में है, तो वहां लिखा है, ठीक है, आदेश 39 जब हम लोग देखेंगे तो 1 से लेकर 3 तक जिन अंतरिम आदेशों की चर्चा हुई उन्हें अंतर्वर्ती कहा है। ठीक है, और 4, 5, 6
वहां जिन आदेशों की चर्चा हुई है, नहीं सॉरी, 1, 2, 3 में अस्थायी व्यादेश शायद कहा है और 3, 4, 5 में आपका अंतर्वर्ती कहा है, लेकिन वो सब इंटरिम है। इंटरिम बड़ा शब्द है, ठीक है। तो इंटरलोकेटरी में हमेशा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, इसके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का उदाहरण होगा। तो आदेश 39 नियम 1 व 2 कहता है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सूट प्रॉपर्टी, वादग्रस्त संपत्ति के संरक्षण के लिए न्यायालय जिन आदेशों को पारित करना उचित समझे वो पारित कर सकता है, ठीक है। तो वादग्रस्त संपत्ति इससे संबंध रखते हैं इंटरलोकेटरी, होते अंतरिम ही है, मतलब अस्थायी होते हैं, नॉट फाइनल होते हैं, वो सारी बातें रहेंगी। तो आपका अंतरिम और ठीक है अंतर्वर्ती। अब क्योंकि ये अंतिम आदेश नहीं है, अंतिम आदेश नहीं, इसलिए पक्षकारों के अधिकारों पर इनका ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जो स्थायी प्रकृति का हो, ठीक है। इसीलिए बहुत कम अंतरिम आदेश हैं जिनकी अपील और रिवीजन अलाउ है। अदरवाइज एक शर्त लगी होती है कि ना इंटरिम ऑर्डर इंटरलोकेटरी इनका रिवीजन नहीं होगा, क्रिमिनल में भी रहता है, सिविल में भी रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं ही होगा, ऐसा भी नहीं। यहां आप देखेंगे तो जो अपील योग्य आदेश, ये हम लोग पढ़ेंगे, तो कई आदेश 104 में मिल सकते हैं, हम गारंटी नहीं कर रहे मिल सकते हैं क्योंकि हमें पूरा याद नहीं रहता है, ठीक है। 104 में मिल सकते हैं और अन्य जगहों पर भी मिल सकते हैं जहां आदेश अंतर्वर्ती है, यानी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, कोई बात फाइनली डिसाइड नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो इतनी महत्व की है कि उसका रिवीजन और अपील हो सकता है। जैसे आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इसकी अपील रहती है, जाती है उसकी अपील, ठीक है। तो है क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप जरूरी था अस्थायी व्यादेश की सूरत में, यानी आपका वो पारित करना, इंटरिम ऑर्डर आपने पारित नहीं किया, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर करेंगे क्या। तो कुछ अंतरिम आदेश होते हैं जिनकी अपीलें अलाउ होती हैं, वो बता दिया गया है। शेष नॉर्मल रूल ये रहता है कि इंटरिम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की कोई अपील या रिवीजन नहीं होता। हाँ, मध्यवर्ती हो रहा है, यानी पक्षकारों के अधिकारों पर कुछ प्रभाव पड़ भी रहा और अंतिम रूप से डिसाइड नहीं हो रहा। अस्थायी आदेश ऐसे ही आदेश होते हैं कि पक्षकारों के अधिकारों पर वास्तव में वो अंतिम रूप से डिसाइड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ ही रहा है, जरूरत थी और तुमने नहीं किया। ऐसे रिसीवर की नियुक्ति है आदेश 40 में, दोनों पक्षकार लड़ रहे हैं, सूट प्रॉपर्टी, दुकान है, मकान है, जिम है, कारखाना है, तो वो तो चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो अंतिम रूप से जो पक्षकार जीतेगा उसे तो नुकसान है, क्योंकि उसे चलाने तुमने नहीं दिया, यानी अदालत ने नहीं चलाने दिया कि भाई अभी तो तय नहीं, तुम्हारा है इनका है, इसे तुम कैसे चला लोगे। तो विरोधी पक्षकार और अदालत दोनों ने मिलकर चलाने नहीं दिया, हम चलाने को राजी रहे और हमारा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो सब घुस गया, क्योंकि चला ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि अंतिम रूप हमने डिसाइड कर दिया तुम्हारा है, अरे भाई 5 साल 10 साल जो हम प्रॉफिट कमाते वो तुम्हारा सब गया, वो कौन देगा और कहां से आएगा। अगर आपने प्रतिवादी से दिलाया तो ये भी गलत, भाई वो तो बोनाफाइडली कॉन्टेस्ट कर रहा था, उसे भी विश्वास था मेरा है,
ये तो तुमने कहा था कि साहब हम तय करेंगे अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल परेशान करने के लिए कह रहा हो कि मेरा है, तब तो बात अलग है, लेकिन उसके पास भी डॉक्यूमेंट है। देख के ऐसा लगता था प्रथम दृष्टया कि उसका भी हो सकता है। अगर ये स्थिति थी तो उसके दावे की जांच तो होनी चाहिए थी, हुई तो उसकी गलती क्या है? तो इन दशाओं में न्याय करने के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, मकान, दुकान, कारखाना, जिम, जो भी हो, उसके समुचित संचालन हेतु किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। और जब ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होती है उन्हीं को रिसीवर कहते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। कॉलेज है, कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी को लेकर झगड़ा हो गया, एक कहता है हम है, एक कहता है हम है, तो कॉलेज बंद कर दें कि जब तक तय नहीं हो जाए तब तक कॉलेज बंद रहेगा? तो कोई मतलब नहीं हुआ। बाकी स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, सबके हित जुड़े हैं, कैसे कर देंगे? और एक मैनेजमेंट कमेटी तो दूसरा लाठी लिए खड़ा, और ना भी खड़ा हो लाठी लिए तो यह अन्यायपूर्ण है। जब अभी कुछ तय ही नहीं तो दोनों पक्षकारों में से सबको जाने का हक होना चाहिए। तो ऐसी दशाओं में अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर जरूरी है। और अपॉइंटमेंट किसके संबंध में किया? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, उसके संबंध में। और अगर नहीं किया तो इनकी अपीलें होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं है आदेश कि सिर्फ अंतर्वर्ती हों, सिर्फ अस्थायी हों और पक्षकारों के अधिकारों पर अस्थायी प्रभाव डालने हो। ये ऐसे भी है कि अस्थायी प्रभाव से कुछ ज्यादा, ठीक है, ये प्रभावित कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट को, तो इनकी अपील रिवीजन होता भी है। लेकिन अंतिम रूप से सामान्य तौर पर यही स्थिति होती है कि इंटरिम और इंटरलोक्यूटरी का रिवीजन अपील नहीं होती, लेकिन मध्यवर्ती की होती है। मध्यवर्ती का मतलब ये है कि अस्थायी से कुछ ज्यादा हो रहा है। और मध्यवर्ती आदेश कौन से है ये प्रक्रिया विधियों में नहीं लिखा है, लेकिन कोर्ट ने समय समय पर अपने न्यायिक निर्णयों से यह बताया है कि अमुक अस्थायी आदेश हैं या इंटरिम ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील रिवीजन होगा। अपील तो होगी, तो अपील तो कानूनी अधिकार है, उसके बारे में तो लिखा ही जाता है, तो प्रक्रिया विधि में ही लिखा रहता है कि इसकी होगी। रिवीजन का जहां तक सवाल आता है वो सुप्रीम जुडिशरी निर्धारित करती है। ये सामान्य नियम यही है कि इंटरिम और इंटरलोक्यूटरी का अपील रिवीजन नहीं देती है। सामान्य नियम यही है, अपील देना हो तो दे देंगे वो स्टैट्यूटरी फॉर्म में। शेष इंटरिम ऑर्डर्स क्या हैं, इनकी चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।